डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे वायरसेस की ब्रीफ सी हिस्ट्री, इनका इंट्रोडक्शन, इनका स्ट्रक्चर और इनकी क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। यहाँ पर आपने चंद एक साइंटिस्ट को याद रखना है। उसमें सबसे पहला नाम हमारे पास आता है एडवर्ड जेनर का। Edward Jenner was a scientist who first time developed vaccine against a viral disease. और आप जानते हैं कि that viral disease was smallpox. तो वायरस की डिस्कवरी से पहले वैक्सीन was discovered against the viral disease. इसके बाद हम चलते हैं टूवर्ड्स चार्ल्स चैम्बरलैंड। चार्ल्स चैम्बरलैंड was the scientist who first time worked on the filterable nature of the virus. और जिस वायरस के ऊपर उसने ये स्टडी की थी दैट वाज रेबीज वायरस। आपने पढ़ा होगा कि इसके मुताबिक वो फिल्टर्स, पोर्सिलिन फिल्टर्स, जो बैक्टीरिया को स्टॉप कर लेते हैं, दे कैन नॉट स्टॉप द एजेंट दैट कॉजेस रेबीज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है कि वायरसेस आर सो स्मॉल दैट दे कैन क्रॉस दैट फिल्टर पेपर। इसी तरह का सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था आइवानोस्की ने, एंड ही एक्सप्लेन्ड अबाउट द फिल्टरेबल नेचर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। यानी इसका भी एक्सपेरिमेंट वही था कि अगर हम टोबैको प्लांट के इन्फेक्टेड लीव्स को लें, उनका एक्सट्रैक्ट बनाएं और उसको फिल्टर में से गुजारें तो ये एजेंट्स उसको क्रॉस कर जाते हैं, और उस फिल्ट्रेट को अगर हम किसी हेल्दी टोबैको प्लांट पर अप्लाई करें तो वो उसमें भी डिजीज कॉज कर देता है। इसका मतलब यह है कि दीज वायरसेस आर स्मॉल, सो स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ बैक्टीरिया। वायरसेस को सबसे पहले आइसोलेट किया था और क्रिस्टलाइज किया था जिस साइंटिस्ट ने, दैट वाज W.M. स्टैनले, एंड ही परफॉर्म्ड हिज स्टडी ऑन tobacco mosaic virus. तो tobacco mosaic virus was the first virus that was isolated, purified and crystallized. उसके बाद दो और साइंटिस्ट का आपने नाम याद रखने, that are Todd and D. Harrell. These were the scientists who discovered bacteriophage. So that was brief history about the discovery of viruses. Now we will move towards its basic introduction. कि वायरसेस हैं क्या और ये कैसे अपनी लाइफ साइकिल को प्रोसीड करते हैं। इन वायरसेस की तरफ जाने से पहले आपने याद रखना है कि वायरसेस आर नॉट द स्मॉलेस्ट इंफेक्शियस एंटिटीज। वायरस से भी स्मॉलर इंफेक्शियस एंटिटीज प्रेजेंट होती हैं, और उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट इंफेक्शियस एंटिटी हमारे पास आती हैं दैट आर प्रायॉन्स। प्रायॉन्स हम किनको कहते हैं? दीज आर इंफेक्शियस प्रोटीन्स। यानी आपने ये याद रखना है कि कुछ केसेस में सिर्फ प्रोटीन भी इंफेक्शन काज करती है, और अगर किसी केस में सिर्फ प्रोटीन इंफेक्शन काज करे तो तब इंफेक्शियस प्रोटीन को हम कहते हैं प्रायॉन। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं टूवर्ड्स द विरॉइड्स। विरॉइड्स हम किनको कहते हैं? अगर किसी केस में सिर्फ RNA इंफेक्शन काज करे तो सच इंफेक्शियस RNA विल बी कॉल्ड एज विरॉइड। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं विरियॉन्स। अब जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि ये क्या है? प्रोटीन्स हैं। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड यानी RNA। तो विरियॉन्स क्या है? ये एक्चुअली इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी विरियॉन्स के केस में, या जिसको दूसरा नाम हम वायरस का देते हैं, दीज आर एक्चुअली न्यूक्लियोप्रोटीन्स। यानी न्यूक्लियोप्रोटीन अगर कंबाइंड वे में कोई इंफेक्शन काज करेगी तो ऐसे इंफेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल को हम विरियॉन या वायरस का नाम देंगे। तो हमारी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो एक्चुअली इनके ऊपर हैं। यहां से अब आपको आइडिया हो जाएगा कि वायरसेस या विरियॉन्स हम किनको कहते हैं। दीज आर इंफेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। और अमूमन जो विरियॉन की टर्म है ये हम मेच्योर इंफेक्शियस वायरस के लिए यूज करते हैं। वायरस दोनों के लिए यूज हो सकता है। मेच्योर इंफेक्शियस वायरस इज कॉल्ड एज विरियॉन। इससे अब हम आगे चलते हैं इनकी कुछ और डेफिनेशन और इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स की तरफ। वायरसेस को हम कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। तो आपने ये तीनों वर्ड्स याद रखने हैं। पैरासाइट का मतलब ये है कि दे ऑलवेज
सर्वाइव एंड रेप्लिकेट डिपेंडिंग अपॉन द लिविंग होस्ट, ये लिविंग होस्ट पे डिपेंड करते हैं। अब पैरासाइट्स की दो टाइप्स होती हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऐसे पैरासाइट्स जो होस्ट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हों उनको हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो वायरसेस कैन नॉट रेप्लिकेट और ग्रो विदाउट द लिविंग होस्ट, इसलिए आपने याद रखना है कि वी कैन नॉट ग्रो देम ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम, क्योंकि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। और तीसरा आपने याद रखना है कि दे रेप्लिकेट ऑलवेज इनसाइड द सेल, इसलिए हम इनको इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहते हैं। ये हमेशा सेल के अंदर एंटर होंगे और फिर रेप्लिकेट करेंगे। वायरसेस के अगर हम फर्दर कैरेक्टर की तरफ चलें तो इनके अंदर सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता। दे डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे डू नॉट हैव ऑर्गेनेलिस, और इसीलिए हम इनको एसेलुलर या सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और इसलिए आपने ये याद रखना है कि इन पर ना ही सेल थ्योरी अप्लाई होती है और ना ही हम इनको किसी किंगडम में प्लेस करते हैं। किंगडम में वो सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे विच हैव सेल स्ट्रक्चर। सो ये एसेलुलर या सब सेलुलर इंफेक्शियस एंटिटीज हैं। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज and their range is approximately 20 nanometer to 250 nanometer, approximately 1000 times smaller than the bacteria। ये आपने approximately याद रखना है। इसी तरह से इन्होंने अगर रिप्रोड्यूस करना हो तो इनमें जो मैकेनिज्म मौजूद होता है उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। दे जस्ट रेप्लिकेट। इसके अलावा इनमें और कोई मेथड, माइटोसिस, मियोसिस, फिशन एटसेट्रा, इट डज नॉट एग्जिस्ट। और आखिरी चीज जो आपने याद रखनी है कि दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड अगेंस्ट द बैक्टीरिया, और इसलिए जो वायरल इंफेक्शंस हैं उनके अगेंस्ट जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उसमें या तो सिंपल प्रिवेंशन है कि वो मस्ट अवॉइड द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, या वैक्सीनेशन होती है अगर वो अवेलेबल हो। तीसरे नंबर पे बॉडी की अपनी इम्यूनिटी डेवलप होती है कि अगर बॉडी खुद इम्यूनिटी डेवलप कर सकती है अगेंस्ट द वायरस, या ड्रग्स के अंदर हम इंटरफेरॉन्स और इसी तरह से और रिलेटेड ड्रग्स को यूज कर रहे होते हैं। वी डू नॉट कैन नॉट यूज एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट द वायरसेस, ये उनको किल नहीं करेंगे। सो दैट वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द वायरसेस। नेक्स्ट अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस, कि वायरस का एक टिपिकल वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स मौजूद होंगे। आपने ये याद रखना है कि स्ट्रक्चरली वायरस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ वायरस एंड सेकंड नॉन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वायरस। एसेंशियल कंपोनेंट हम उसको कहेंगे विच इज प्रेजेंट इन ऑल द वायरसेस। नॉन एसेंशियल कंपोनेंट उसको कहेंगे विच मे और मे नॉट प्रेजेंट, यानी कुछ वायरसेस में होगा कुछ वायरसेस में नहीं होगा। वायरसेस के अंदर जो एसेंशियल कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड, यानी न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड, या हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन बिकॉज कैप्सिड इज एक्चुअली प्रोटीन कोट। और इसी तरह से जो नॉन एसेंशियल कंपोनेंट है वहां पे हम प्लेस करते हैं एनवेलप को, और ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एनवेलप इज डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट मेम्ब्रेन, और ये आपने सेल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा होगा होस्ट मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, इट इज लिपोप्रोटीन इन नेचर। तो इसलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ दिस एनवेलप, तो उसका आंसर होगा कि इट इज लिपोप्रोटीन इन नेचर। तो ये तो हमारे पास डिटेल्स हैं इस एनवेलप की। जो न्यूक्लियोकैप्सिड है इसको हम फर्दर फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, यानी एक कैप्सिड और दूसरा न्यूक्लिक एसिड का जीनोम। अब यहां पर जो कैप्सिड प्रेजेंट है इट फॉर्म्स द प्रोटीन कोट, ये प्रोटीन कोट को बनाएगा एंड इट विल बी मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट्स जिनको हम कैप्सोमियर्स का नाम देते हैं, यानी कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि कैप्सोमियर्स आर मेड अप ऑफ, तो उसका आंसर होगा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स मिलकर कैप्सोमियर्स बनाएंगे, ये कैप्सोमियर्स मिलकर प्रोटीन कोट बनाएंगे, उस प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड का नाम दे देंगे। इसी तरह से आपने ये याद रखना है कि जो जीनोम है ये इस वायरस के अंदर कोर डेवलप करता है, यानी अगर प्रोटीन कोट आउटर साइड पर है
तो उसका सेंट्रल कोर होगा। दिस सेंट्रल कोर विल कंटेन दिस जीनोम, और इस जीनोम के अंदर डीएनए होगा या आरएनए होगा। यानी कुछ वायरसेस का जीनोम डीएनए का बना होगा, कुछ वायरसेस का आरएनए का जीनोम होगा। तो ये आपने बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो वायरसेस हैं इनमें ये तो आपको पता चल गया कि देयर कोट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कोर कंटेन्स जीनोम दैट इज ईदर डीएनए और आरएनए। लेकिन आपने याद रखना है कि कुछ वायरसेस के अंदर इस कोर के अंदर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और एंजाइम्स की नेचर क्या है? प्रोटीन है। तो इसलिए आपने ये याद रखने के प्रोटीन कैन बी प्रेजेंट इन द कोट एंड इन द कोर। और इसी तरह से अगर वो होंगे एनवेलप्ड वायरसेस, तो उनमें इस प्रोटीन कोट के बाहर एनवेलप मौजूद होगा, दैट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल वायरस। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन। वायरसेस की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। लाइक वन क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ होस्ट, कि वो किस होस्ट पे अटैक करते हैं। इसके बेस पर हम एक ग्रुप बनाते हैं बैक्टीरियोफेजेस का, विच अटैक ऑन द बैक्टीरिया। दूसरा ग्रुप फाइटोवायरसेस का होता है, विच अटैक ऑन द प्लांट्स। और तीसरा ग्रुप इसी तरह जूओवायरसेस का होता है, विच अटैक ऑन द एनिमल्स। एक और क्लासिफिकेशन प्रेजेंट की गई थी, दैट वाज बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द वायरस, कि ईदर दीज आर टैडपोल लाइक, स्फेरिकल, रॉड लेक like, or of any other symmetry. But the most important classification of viruses is on the base of genome. Genetic material की बेस पर हम वायरसेस को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वो दो मेजर ग्रुप्स कौन से होंगे? डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस। कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए का बना है या आरएनए का बना है। इन वायरसेस को फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे यहां पर एनवेलप की बेस पर। यानी डीएनए वायरसेस के फर्दर दो ग्रुप्स हमारे पास होंगे, आरएनए वायरसेस के भी दो ग्रुप्स हम देखेंगे। किस बेस पर? ऑन द बेस ऑफ एनवेलप। वो ग्रुप्स कौन से होंगे? डीएनए एनवेलप्ड वायरस, डीएनए नॉन एनवेलप्ड वायरस। इसी तरह से आरएनए एनवेलप्ड वायरस और आरएनए नॉन एनवेलप्ड वायरस। तो आपने ये चार मेन ग्रुप्स याद रखने हैं, और बुक में से आपने एग्जाम्पल्स को याद रख लेना है। यहां पर मैं एक एक एग्जाम्पल को एज रिप्रेजेंटेशन आपके सामने बता देता हूं। लाइक स्मॉल पॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीएनए एनवेलप्ड वायरस। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लें T4 बैक्टीरियोफेज की, तो हम कहेंगे कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीएनए नॉन एनवेलप्ड वायरस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें HIV के बारे में, तो हम कहेंगे कि HIV इज आरएनए एनवेलप्ड वायरस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें अबाउट हेपेटाइटिस A वायरस, तो हम कहेंगे कि इट इज आरएनए नॉन एनवेलप्ड वायरस। तो आपने इस तरह से इन एग्जांपल्स को याद रख लेना है कि हम किस क्लास के अंदर इनको प्लेस करते हैं। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द वायरसेस। आपने इसमें उनका स्ट्रक्चर पढ़ा, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री पढ़ी और उनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ा है। अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के तौर पर कर लेंगे, ताकि आपका वो लेक्चर रिवाइज हो जाए, आप रिकॉल कर लें उन चीजों को जो आपने अभी तक पढ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट वायरसेस एक्सेप्ट। तो एक यहां पर ऑप्शन ऐसी होगी जो गलत होगी वायरसेस के बारे में। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये ट्रू है। दे रेप्लिकेट बाय माइटोसिस, हमने पढ़ा इनमें माइटोसिस नहीं होती। यूज मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट, क्योंकि पैरासाइट हैं तो होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी पर डिपेंड करेंगे। दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, ये भी ठीक है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? बीटा, कि ये माइटोसिस पर डिपेंड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इट इज फाउंड इन ऑल द वायरसेस। ठीक है, ऐसा कंपोनेंट हमने देखना है जो सारे वायरसेस में होगा। तो एनवेलप सिर्फ एनवेलप्ड वायरसेस के अंदर होता है, ये सब में नहीं होता। प्रोटीन कोट विल बी प्रेजेंट इन ऑल द वायरसेस। डीएनए सिर्फ डीएनए वायरसेस में होगा, आरएनए सिर्फ आरएनए वायरसेस में होगा। तो इसका मतलब यह है कि प्रोटीन कोड इज प्रेजेंट इन ऑल द वायरसेस, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं।
component of viruses that is lipid containing, envelope, coat, core और capsid. तो ये भी आपने पढ़ लिया है कि जो envelope है it is lipoprotein in nature, so it will be the component that contains the lipids. Question number 4, hepatitis B virus is an example of DNA envelope, DNA non-envelope, RNA envelope, RNA non-envelope. ये मैंने आपको कहा था कि आपने एग्जाम्पल्स सब पढ़ लेनी है. तो जो हेपेटाइटिस बी वायरस है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीएनए एनवेलप्ड वायरस, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर अल्फा होगी.